आज हम आपसे बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो मैं कर रहा था आज़ादी के बाद 1960 के दशक में, आज़ादी के बाद 1960 के बाद हरित क्रांति दुनिया जानती है, हम सब लोग परिचित हैं कि भाई हमारे पास 1960 के दशक में खाद्यान्न कम था। खाद्यान्न का उत्पादन 50 से 60 मिलियन टन था, जो पर्याप्त नहीं था। लोगों ने आइडिया दिया कि भाई खाद्यान्न का उत्पादन तो बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें क्या क्या आया, कुछ अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाए गए। तो कार्यक्रमों में क्या था, देखिए आप इसको नोट कर लेना। पहले था, सबसे पहले उन्नत प्रजाति, फसलों की उन्नत प्रजातियों को बढ़ावा दिया गया। यानी कि ब्रीडर लोग आए और बोले कि जो फसल 20 कुंटल की पैदावारी वाली है उसको हम 40 कुंटल की पैदावारी की ले जाते हैं, जरा कुछ रिसर्च करके एक उन्नतशील प्रजातियाँ आई। साथ साथ क्या आया कि उन्नतशील प्रजातियों को पोषण की ज़रूरत ज़्यादा है, तो पोषण के लिए रासायनिक उर्वरक आया। ठीक है ना, दो कार्यक्रम हुए, उन्नतशील प्रजातियों का विकास हुआ और रासायनिक उर्वरकों का प्रचलन आया। फिर किसी ने आइडिया दिया, देखो भाई अभी किसान ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में खेती कैसे करे, तो बैल तो जोत नहीं पाता है, बैल से खेती नहीं हो सकती है इतने ज़्यादा एरिया में, तो मैकेनाइजेशन यानी कि ट्रैक्टर आया। फिर ये हुआ कि ये उर्द मूंग तिल चना मटर, इनसे क्या होगा, इनकी तो ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो धान और गेहूं का रकबा बढ़ाया जाए, ये सब अभियान चलें। जैसे आज सरकार कहती है मिलेट्स ईयर है, अब हम मोटे अनाज छोटे अनाज की बात करते हैं। ये अभियान चला था किसी ज़माने में कि क्यों चना मटर के पीछे पड़े हो, अरे गेहूं बोना, तो गेहूं का, तो क्या हुआ कि नगदी फसलों का प्रचलन बढ़ा, नगदी फसलों का प्रचलन आया। और क्या आया, गेहूं और धान का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया। फिर और क्या आगे क्या हुआ कि साहब धान गेहूं के लिए पानी की कमी है और इरिगेशन के लिए तो कुछ होना चाहिए, तो सिंचाई साधनों का विस्तार हुआ। क्या हुआ, बोरिंग कराई गई, सिंचाई साधन, नहर खोदी गई, बोरिंग कराई गई, सिंचाई साधनों का विस्तार हुआ। फिर जैसे ही देखना रासायनिक उर्वरक आए और ट्रैक्टर आया और नकदी फसलों का लालच आया, तो हमने बायोडाइवर्सिटी को तोड़ा, खेती के जो सनातन की जो परंपरा थी उसको ब्रेक कर दिया। और क्या हुआ, बीमारियां आने लगी, कीट और बीमारी। कीट बीमारी पहले आए, तो इनके निदान के लिए ये देखिए पूरा सिस्टम एक, कई बार लगता है प्लान्ड वे में चल रहा है। फिर ये आ गए कि साहब कीड़े के लिए इंसेक्टिसाइड डालिए, बीमारी के लिए फंजीसाइड डालिए। इधर बैल गायब हुआ, ट्रैक्टर आ गया, गांव से मजदूर चले गए, पशुपालन भी कम हुआ। तो पहले खरपतवार जनिए, पहले फसल में खरपतवार होते थे, एक व्यवस्था के अनुरूप होते थे। और खरपतवार गेहूं में, चना में, मटर में, किसी भी क्रॉप में खरपतवार है तो किसान के पास 2 गाय 2 भैंस हैं, और जैसी वो फसल बड़ी होती तो खरपतवार की थिनिंग होने लगती थी।
और 4 आदमी ले जा करके खेत में अपना खरपतवार उखाड़ के ला रहे हैं, झोली में गट्ठर में बांध करके कुट्टी मशीन से काट करके गाय भैंस को, और 20 दिन में वो खेत के खरपतवार खत्म हो गए। लेकिन चूंकि हमारी सनातन परंपरा से बहुत सारी चीज़ों को मैंने ब्रेक कर दिया, तो फिर बाद में क्या हुआ, खरपतवार नासी भी आ गया। एक हमारी ये समस्या बन गई। ठीक है, चलिए 1960 के दशक में हरित क्रांति का कारवां आगे बढ़ा और 1990 में देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर 190 मिलियन टन का सफर हमने मात्र 30 साल में पूरा कर लिया। ठीक है, खाद्यान्न की अब कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ 1990 के दशक के बाद जो मैंने ये कार्यक्रम अपनाए थे, सिंचाई साधनों के विस्तार का, मैकेनाइजेशन का, रासायनिक उर्वरकों का, पेस्टिसाइड का, उत्पादन भी मुझको दिखा, उत्पादन बढ़ा, ये दिखा, कोई संदेह नहीं। लेकिन इनके दुष्परिणाम भी दिखे। क्या दिखा कि वाटर लेवल नीचे डाउन हो गया, सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कम होने लगा, बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारे इंसेक्ट नष्ट होने लगे, मनुष्य का शरीर खराब होने लगा, बीमारियां बढ़ने लगीं, पानी में हैवी मेटल्स आने लगे, भोजन में जहरीले प्रभाव आने लगे। ये सब कुछ दिखा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा इस बात को कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, अब इनका धंधा शुरू हो गया। रासायनिक उर्वरक इसलिए लाए गए थे कि मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं। आत्मनिर्भरता की ओर अगर बढ़ गए, इनके दुष्परिणाम सामने आए, तो इसको हमको सोचना चाहिए था। मैकेनाइजेशन के भी खूब क्लियर दुष्परिणाम आ रहे हैं कि सॉइल में हार्डनेस आ गई, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज सब वीक हो गए। इसको भी सोचना चाहिए था कि ट्रैक्टर, तगड़े बड़े ट्रैक्टर के स्थान पर छोटा ट्रैक्टर आए। लेकिन आप देख रहे हैं ट्रैक्टरों का साइज बढ़ रहा है, घटाया नहीं जा रहा। ठीक है ना। अब देखिए, आप सिंचाई साधनों के विस्तार में पता चला कि 30-40 फुट का पानी अब 150 फुट पर पहुंच गया, लेकिन ब्रेक नहीं लग रहा है। कीटनाशक और इनका जो बीमारियों का जो इनका वो रेजिड्यू इफेक्ट थे, इनके भी दुष्परिणाम हमको साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन ब्रेक नहीं लग रहा है। कारण बहुत सारे लाखों लोगों का धंधा जुड़ गया है। अब बात धंधे की आ गई। क्या हम धंधा बंद करें? किसान के हित में, प्रकृति के हित में कोई अपने धंधे को बंद कर दे क्या? नहीं करेगा। तो आप क्या चाहते हो कि इनके धंधे आप चलाएंगे? मतलब इनके धंधे आप चलने दोगे? अब दो ही विकल्प है। अगर इनसे मोहब्बत है तो इनके धंधों को बदस्तूर जारी रखो, अगर अपनी चिंता है तो अब लौट चलें कहां से, जहां से चले थे वापस। ठीक है ना। और नहीं तो कुछ बचा नहीं। तो विषय प्राकृतिक खेती का है। अब देखिए, हमने लिखा है कृषि के भ्रम। इसके बावजूद आज आपसे बात हो रही है, आपके दिमाग में कुछ घुस रहा होगा। नहीं, आज भी लोगों के दिमाग में क्या भ्रम है? नीतियों के दिमाग में भ्रम है कि फर्टिलाइजर बंद होंगे तो प्रोडक्शन गिर जाएगा। वैज्ञानिकों के दिमाग में भ्रम है कि अगर फर्टिलाइजर कम किए गए तो प्रोडक्शन गिर जाएगा। यस, गिर जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन क्यों गिर जाएगा ये समझना है ना। क्यों गिर जाएगा ये समझो ना। हम कहते हैं बढ़ जाएगा, लोग कहते हैं गिर जाएगा, मैं कहता हूं बढ़ जाएगा। अगर यूरिया, डीएपी, पोटाश का प्रयोग बंद किया जाए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन अभी भ्रम क्या है? आपको भ्रमित किया गया क्योंकि इनके व्यवसाय चलते रहे। ये भ्रम सिर्फ इसलिए है कि इनके धंधे
चलते रहे, ठीक है ना। तो प्राकृतिक खेती की बात कर रहा हूँ, इतना आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ें हमको 70 सालों में पता चला कि इन चीज़ों से तो अब परिवर्तन आने वाला, ना आपकी फसलों की उत्पादन लागत घटने वाली है, ना आपको लागत और आमदनी के बीच में गैप बढ़ने वाला है। मतलब आप जब ये चीज़ें नहीं थी तो कोई किसान सुसाइड नहीं करता था। देश का एक भी सिंगल अखबार, प्रिंट मीडिया ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक खबर, मैं तो कहता हूँ 40 साल पहले कोई माई का लाल एक खबर दिखाए कि किसान ने खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। फिर आज हजारों किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? खेती में घाटा हो जाने के कारण। तो मित्र, खेती में घाटा, खेती तो घाटे की सौदा है ही नहीं, खेती तो हमेशा फायदे की बात करती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमको इन भ्रमों से मुक्त होना है। कुछ मजबूरियां हैं, ट्रैक्टर की एक मजबूरी रहेगी, लेकिन ट्रैक्टर के बारे में सोचना है कि अगर बैल से खेती नहीं कर सकते तो फिर हल्के ट्रैक्टर हमको ईजाद करने पड़ेंगे, और ये कीट व्याधि और रासायनिक उर्वरकों के नशे से हमें बाहर आना है, ठीक है ना। अब आना कैसे है? आना कैसे है? प्राकृतिक खेती। देखिए, प्रकृति क्या है? जब प्राकृतिक खेती है ना, तो पहले हम प्रकृति पढ़ते हैं। प्रकृति क्या है? क्योंकि प्राकृतिक खेती तो प्रकृति में होने वाली है। तो प्रकृति माने, देखिए, प्राकृतिक संसाधन, सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन दो है मुख्य रूप से आपसे जो संबंध है, भूमि एवं जल। भूमि के बिना खेती नहीं हो सकती और पानी के बिना खेती नहीं हो सकती। ये बेसिक नीड है, इन्हीं को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब आपको ये देखना है कि आपके पास भूमि कैसी, भूमि तो है, पिताजी ने जो 5 एकड़ दी थी है, लेकिन कैसी है? अच्छी है, खराब है, बर्बाद है? आप कभी देखो ना, आँख खोलो और मन की आँख से उसको देखो तो आप पाएंगे मिट्टी की जांच कितने बार लोगों की हो गई या कराई गई है। हम बताते हैं कि जीवांश कार्बन, ह्यूमस की मात्रा उसमें कितनी बची? 0.2 से 0. ऑलमोस्ट लगभग 90% किसानों की ज़मीन की स्थिति है कि ऑर्गेनिक कार्बन या ह्यूमस की मात्रा सिर्फ इसके बीच में है। होनी कितनी चाहिए? 1% से अधिक होनी चाहिए। अब आप बताइए कि जो माता है आपकी, धरती माता जिसको कहते हैं, उसका जो 80% 70% ब्लड निकल गया, बह गया, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड निकल गया। हम लोगों के शरीर में 4.5 लीटर खून होता है लगभग, और अगर आधा लीटर भी बह जाए ना तो एम्बुलेंस से अस्पताल जाते हैं। और इसके साथ क्या हुआ? इसका तो 70% आपने बहा दिया और सोच ही नहीं रहे। ये तो रही खून की बात। और पानी की बात, हमारे शरीर में पानी है ना, अगर 4 बार पतले दस्त आ जाए या 4 बार वोमिटिंग हो जाए तो बोतल चढ़ती कि नहीं चढ़ती? और धरती का पानी कहाँ गया? देखिए आप, ये जल 150 फीट पर पहुंच गया, जिसको 30 फुट पर, 30 से 50 फीट पर होना चाहिए था, 150 फुट पर। यानी धरती माँ के का डिहाइड्रेशन भी हो गया। हमें चिंता नहीं है, हमारा तो एक धुन बनी है कि गन्ना बोएंगे 300 कुंटल पैदा करना है, गेहूं बोएंगे 50 कुंटल पैदा कर। माँ से तो पूछ ही नहीं रहे, माँ तेरी हैसियत क्या है, तेरी क्या करूं कि तू मुझको आराम से दे सके, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संसाधन में ये 2 चीजें हो गई, क्या? धरती और जल। धरती और जल के बारे में हमें बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा। उसके बाद क्या है फिर?
जैव विविधता, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसमें क्या क्या है देखिए आप, थलचर, जलचर, नभचर, लाखों प्रकार के थलचर, लाखों प्रकार के जलचर, लाखों प्रकार के नभचर, चिड़िया, कौआ, तोता, तितली, मधुमक्खी, है ना, केंचुआ, दीमक, माइक्रोब्स, गाय, बैल, घोड़ा, गधा, अनादि मतलब अनंत प्रकार के जीव हैं जो धरती पर रहते हैं, हवा में विचरण करते हैं, पानी में रहते हैं। तो आप तो धरती के मार चुके पेस्टिसाइड डाल के, और यही पेस्टिसाइड जब वहाँ गया जमीन में, पानी में, तो पानी के मर गए। पानी में ना मछली है, ना मेंढक है, ना कछुआ है, ना जोंक है, और ना हवा में कहीं चिड़िया और मधुमक्खी, दीमक वो तितली दिखती है। अब ये अगर भूमि की उर्वरता, देखिए आप, दुनिया के दिमाग में क्या भ्रम है, अगर भूमि की उर्वरता को नहीं बढ़ाते, भूगर्भ जल को ऊपर लाने के प्रयास नहीं करते, थलचर को बचाने का, जलचर को बचाने का, नभचर को बचाने का अगर दिमाग में कोई रोड मैप नहीं है, किसी के नीतियों के, वैज्ञानिकों के, किसान के, तो मैं कहता हूँ इंटायर सारे के सारे लोग भ्रम में जी रहे हैं। प्राकृतिक खेती का भी भ्रम है, प्राकृतिक खेती करेंगे, भाषण हो रहे हैं, योजनाएं बन रही। समझो तो पहले प्राकृतिक खेती क्या है। अब प्राकृतिक खेती का मतलब है केवल एक चीज आती है, आप देखा होगा, ये जीवामृत। प्राकृतिक खेती माने, मैं बार बार कहता हूं जीवामृत प्राकृतिक खेती का एक बिंदु है। अब देखना आप, अगर कोई किसान अपने खेत में, ये खेत है 2 एकड़ का, खरीफ में जीवामृत डाला, फसल बो लिया, फिर रबी में फिर जीवामृत डाला, फसल बो लिया, अगले साल फिर खरीफ आया, फिर जीवामृत डाला, फिर जीवामृत डाला, फिर जीवामृत डाला, और कई किसान कहते हैं सर मैं 7 साल से जीवामृत डाल रहा हूं। तो मैं एक ही चीज कहता हूं, ना शिष्य अच्छा है ना गुरु अच्छा है, ना शिष्य अच्छा है ना गुरु अच्छा है, क्योंकि जीवामृत के कॉन्सेप्ट को अगर समझे होते ना भाई, तो 2 या 3 या 4 बार के बाद ये बंद हो जाना चाहिए था। ये कौन सी कहानी, जैसे यूरिया हम 70 सालों से डाल रहे हैं, ऐसे 70 साल के हम जीवामृत डालते रहेंगे। जमीन के जो जीवाणु नष्ट हो गए हैं, वो जीवाणु मैंने एक बार बढ़ाए और जमीन में लॉन्च कर दिए, और दोबारा जमीन के जीवाणु ना मरें, ऐसा कोई मेरे मन में प्रोजेक्ट है, तो बस हो गया काम। ठीक है ना। चलिए, तो प्रश्न आया कि खेती में ये जो भ्रम है ना कि यूरिया से उत्पादन बढ़ता है, डीएपी से बढ़ता है, पेस्टिसाइड से हो जाता है, इंसेक्टिसाइड से हो जाता है, बायो फर्टिलाइजर से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और होता तो हो गया होता यार, सीधी सीधी बात, बढ़ा क्यों नहीं, फिर लागत घटी क्यों नहीं। ठीक है ना। तो अब यथार्थ दुनिया की ओर झांकिए, यथार्थ क्या, इस विषय का सत्य क्या है, सत्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना। अब आप सत्य जो है दिल थाम के सुनिएगा। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि मुझे समग्र प्रकृति की समग्रता को ठीक करना है। और कई बार हमारे कुछ लोग अभी सोशल मीडिया में ये कहते हैं सचान साहब आप खेती सिखाते सिखाते धर्म और भगवान बताने लगे। तो देखिए आप, जब तक इंसान भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, देखिए
ये जड़ जगत हैं, यही तो भगवान है। यही तो मैंने कहा जल प्राकृतिक संसाधन। आपने सुना है ना, भूमि को क्या कहते हैं? शिव। शिव का वास कहाँ है? और विष्णु का वास कहाँ है? क्षीर सागर में। और ब्रह्मा जी का वास कहाँ है? पेड़ों में। और गगन तो आकाश है निरंतर, इसका आप चाहेंगे भी तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। और अग्नि सूरज बहुत दूर है, इसका भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? सारी दुनिया पूरी टेक्नोलॉजी लग जाए और आकाश और सूरज का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ के न गई हो। कोई भी मिसाइल वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, कोई भी मिसाइल आकाश को भेद नहीं सकती। लेकिन हाँ, हमारी थोड़ी सी अज्ञानता शिव के स्वरूप को यानी धरती को अनुर्वर कर सकती है। थोड़ी सी अज्ञानता पेड़ों को काट करके जो है वायु को बर्बाद कर सकती है। थोड़ी सी अज्ञानता तालाब में 4 लीटर इंसेक्टिसाइड डाल दो, पानी के स्वरूप को बर्बाद। कितना सरल है। 1-2 हेक्टेयर का जलाशय है, 4 लीटर इंसेक्टिसाइड फेंकाओ, पानी का स्वरूप खराब हो गया ना। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु। इनकी पूजा का विधान है ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की। अब इसी में लोग क्या कह देंगे कि आपको खेती पढ़ानी चाहिए, आप धर्म और भगवान की बात करते हो। भगवान से धर्म से अलग होने पर तो आपका कोई अस्तित्व है ही नहीं। जैसे अभी मैंने बताया ना कि हम पूछते हैं कि दुनिया में 8 अरब में कितने लोग हैं जो जिंदा हैं। कोई जिंदा नहीं है और मरे भी नहीं है। ना कोई जिंदा है, ना कोई एक जीवित पिंड है, हाड़ मांस का एक लोथड़ा है। ना सोचने की, ना विचारने की, ना निर्णय लेने की कोई सामर्थ्य नहीं है। एक ही सामर्थ्य है, एक ही दौड़ है, हाउ टू अर्न मनी। पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। पैसे को खर्च कैसे करना ये भी साले को नहीं पता। ठीक है ना? पैसा यहीं से आएगा, खुशियां यहीं से। अच्छा, पैसे का क्या करेंगे? पैसा आ जाएगा, हम किसी से पूछ रहे हैं पैसे का क्या करेगा? दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, खाएगा तो रोटी। देखिए आप, रोटी खाएगा, पानी पिएगा और श्वास लेगा। अब रोटी में जहर है, पानी में जहर है और श्वास में जहर है। अब तू बेवकूफ है, पैसे का करेगा क्या? थोड़ी देर के लिए इस तिलस्म से बाहर निकलिए और कहिए कि बेसिक नीड तो मेरी भोजन है, इसका शुद्ध होना जरूरी है। बेसिक ज़रूरत मेरी पानी है, इसका साफ रहना जरूरी है। बेसिक चीज़ मेरी प्राणवायु है, इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर आएंगे तो कहाँ आएंगे? यहीं आएंगे, भगवान जी के पास। भगवान जी से प्रार्थना करिए, भगवान जी की पूजा करिए कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, बोल मैं तेरी क्या सेवा करूं, मुझको ये सारी चीज़ें शुद्ध चाहिए। तो क्या बोलेगा भगवान? बोलेगा बेटा तू विष्णु है ना, ये विष्णु, खेत की मेड़ बना, खेत की मेड़ बना के बारिश में जब विष्णु आएंगे तो बारिश का पानी खेत में रोक, माता पिता का मिलन होने दे। फिर कहेंगे तूने मेड़ के पेड़ काटे हैं तो पेड़ लगा, तूने सारे पशु बेच दिए, फेंक दिए, कटवा दिए, तो पशु खेत अपने घर में रख, क्योंकि फसलों का अवशेष पशु खाएगा, गोबर करेगा, वही खेत को। रिसाइकिल की एक व्यवस्था है ना। प्लास्टिक का जो हम सामान यूज करते हैं, जब टूट जाता है तो फिर वो कलेक्ट होकर के कबाड़ियों के माध्यम से फिर वहीं पहुंचता है, फिर रिसाइकिल होके फिर आता है। अगर रिसाइकिल का सिस्टम नहीं होता तो ये चीज़ें कैसे चल पाएंगी?
लोहा अगर यूज एंड थ्रो हो कि एक बार यूज होगा फिर फेंक दिया जाएगा, तो फिर इतना लोहे की भंडार है, इतना खदान नहीं है। तो रिसाइकिल का सिस्टम। तो खेत में भी जीवांश कार्बन ह्यूमस जो है वो आपको अनाज फल सब्जी पैदा करके देगा और आप खेत को रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो हमको ऐसे चलना है। अब आई बात जीवामृत की। देखिए जीवामृत क्या है। अभी तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं जीवामृत बनाता हूं, मैं ऐसे करता हूं। 3-4 प्रश्न हैं। जीवामृत यानी जीवों का अमृत, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 2 चीजें, ये जंगल है, कोई जंगल में जीवामृत डालेगा? ये किसान का खेत है, ये जीवामृत कहाँ बना के डाला जा रहा है? किसानों को ही तो डलवाया जा रहा है। और जीवामृत में क्या कहा जा रहा है? जंगल की मिट्टी लाना। जंगल की मिट्टी में क्या है जो तुम्हारी मिट्टी में नहीं है? ये बात 50 साल पहले क्यों नहीं थी? ठीक है ना। देखिए, आपके खेत के जीवाणु, जो मैंने जैसे पहले बताया कि आपके खेत के जीवाणुओं को मारा गया प्रायोजित तरीके से। आज भी जैसे केंचुए के 25 लाभ बताए जाते हैं, दीमक को दुश्मन बता करके क्लोरोपाइरीफास बेच करके ये हुआ कि केंचुआ इनका मर जाए, केंचुआ इनका मर जाए। इनको कहो दीमक को मारना है, दीमक को मारेंगे, केंचुआ मरेगा, मेरा धंधा चलेगा। जब केंचुआ मरेगा तो सूक्ष्म जीव नहीं मरेंगे? बोलो। अच्छा, ये सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए, ये बात देश के सारे वैज्ञानिक जानते हैं। और प्रमाण, राइजोबियम तो ये 50 साल पहले से बेच रहे थे, राइजोबियम राइजोबियम राइजोबियम। फिर 1990 के दशक में ये पीएसबी और एजेटोबैक्टर आ गए, फिर ट्राइकोडर्मा आ गया, ब्यूबेरिया आ गया, माइकोराइजा आ गया। ये क्या है? ये जीवामृत नहीं तो और क्या है? तुम कंसीडर कर चुके हो सॉइल में माइक्रोब्स नहीं है, तभी तो बायो फर्टिलाइजर का कंसोर्सिया, नाइट्रोजन घोलक, पोटास घोलक, जिंक घोलक। समस्या ये आपकी कि आपको जिंक घोलक अच्छा लगता है, आपको बोतल की चीज़ बहुत अच्छी लगती है, घर की बनाई हुई चीज़ अच्छी। घर का मट्ठा हम नहीं पीना चाहते, अमूल का वो जो मट्ठा आता है ना साल्टेड, जो 12 रुपए का मिलता है, वो मुझे अच्छा लगता है। तो आपकी मर्जी, पानी मिलाया हुआ मट्ठा पियो, नमक डाला हुआ अमूल का, पता नहीं दूध सिंथेटिक था कि ओरिजिनल था। आपके घर का तो ओरिजिनल मट्ठा है, लेकिन आपको ओरिजिनल मट्ठा पसंद नहीं। सारी की सारी चीज़ें प्रकृति में हैं। नीम ऑयल कहाँ से आता है? आपके पेड़ की निमौली, जिसको आप नहीं संजो पाते हो, वो बिक जाती है बाजार में 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया किलो। उसका नीम ऑयल मिला लिया जाता है और वो आपको बेचा जाता है 300 रुपये किलो। दारू भी पीते हो, आपके महुए से बनती है, जो 400 रुपये की बोतल मिलती है। आपने महुआ बेच दिया 20 रुपये किलो, और 2 किलो महुए से आपको एक ठर्रा पकड़ा दिया। 40 रुपये का महुआ था और 400 रुपये की बोतल। आपकी फितरत है ना कि मैं अपनी चीज़ को तो फ्री में बेचूंगा और गंदी चीज़ों को महंगे में लाऊंगा। चलिए, तो मुद्दा ये है कि जीवामृत। अब जीवामृत की सच्ची कहानी, जंगल के जमीन में जीवाणु हैं, क्योंकि वहाँ कोई रसायन नहीं डाला गया, वहाँ पेड़ है, प्रकृति की व्यवस्था जिंदा है, इसलिए वहाँ जीवाणु हैं। आपके खेत में प्रकृति की व्यवस्था मर चुकी है, इसलिए जीवाणु नहीं है। तो हम जंगल की मिट्टी को लाए, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, एक ड्रम में डाला, मिट्टी डाल दिया, 200 लीटर पानी भर दिया। अभी भ्रम क्या है, हमारा लालन पालन रोटी से होता है ना। मनुष्य का मुख्य भोजन क्या है? रोटी। नमक से खा ले, चटनी से खा ले, तेल लगा के खा ले,
दाल मिल जाए तो उत्तम है। अब जब जिसने कहा कि सब्जी खाना बहुत जरूरी है, हरी सब्जी खाने को, ये सब ड्रामे। आज देश में दाल रोटी खाने वालों के शरीर मजबूत हैं, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, वो लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लड़ चला सकते हैं, दो को पटक सकते हैं, बोरा उठा सकते हैं। और जितने लोग मेडिकल साइंस में फंस गए ना कि बैलेंस डाइट में 60 ग्राम पालक होना चाहिए, 90 ग्राम मिल्क होना चाहिए और 30 ग्राम ये होना चाहिए, उनको दौड़ा दो 100 मीटर, अभी गिर ना जाए तो कहना, ठीक है ना। तो सुनिए, तो ये जो जीवाणु यहां से लाए हैं आप जंगल से, ये जीवाणु हैं, इस मिट्टी में लाखों की संख्या में जीवाणु हैं, इस ड्रम में आपने डाल दिया, पानी भर दिया, अब इनको भोजन चाहिए, मल्टीप्लाई होंगे तो भोजन चाहिए। तो भोजन में सरल कोई भी शुगर, चीनी, गुड़, खांड, आटा, कार्बोहाइड्रेट, चावल का, गेहूं का, चने का, मटर का, मसूर का, कोई भी। अभी लोग कहते हैं चने का डाला जाए कि गेहूं का, बाजरे का डाला जाए कि चावल का, गुड़ डाला जाए कि चीनी, यार जो मर्जी वो डालो, इतना बारीक मत सोचो, जो मर्जी वो डालो। बस ये देखो कि जीवाणु मेरे अगर इतने थे तो इनको इतना भोजन चाहिए 20 दिन में, 15 दिन में, फिर ये इतने हो जाएंगे तो फिर इनको भोजन चाहिए, फिर बड़े हो जाएंगे और भोजन चाहिए। अब एक पेंच है, एक विज्ञान है कि सचान साहब तो फिर इसकी मात्रा तो भोजन की बढ़ती रहेगी। नहीं, आपको बढ़ानी नहीं है। जो इनकी लाइफ किसी की 2 घंटा है, किसी की 10 घंटा है, किसी की 1 दिन है, किसी की 2 दिन है, इनको मरने दो, इनको तो नियत है, इन लोगों को तो मरना है ना। लेकिन हाँ, 200 के लीटर के ड्रम में एक लिमिटेड क्वांटिटी में, एक यक्ष मात्रा में जीवाणु बने रहने चाहिए, पीछे से मरते रहेंगे। और जो मरते रहेंगे, भोजन क्या है फसलों का? फसलों का भोजन तो जीवांश है, लिविंग जीव नहीं है, सेल की डेड इकाइयां, ठीक है ना। तो कितना भी आगे पीछे हो जाए, अब देखिए आप भ्रम ये है कि गौमूत्र, क्या इसमें गौमूत्र पड़ता है? क्या इसमें गौमूत्र की जरूरत है? गौमूत्र की जरूरत, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये भैंस के, और इनको समझना बात को, आपको, हमको, अब हम आप किसी जमाने में गाय के दूध भैंस के दूध में फर्क करना जानते थे, गाय के घी भैंस के घी में फर्क करना जानते थे। आज तो हम घी और डालने की फर्क हम भूल चुके हैं, क्योंकि बाजार में मिलावट का धंधा है। ये जीवाणु से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो भैंस का और गाय का पेशाब पहचान लेगा। तो जीवामृत में गौमूत्र और गोबर जैसी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर कहानी ये नहीं है, मैं दूसरे हिसाब से लेता हूं। अगर ये कहानी है कि जीवामृत में गौमूत्र और गोबर की, गाय के गोबर की और गौमूत्र की जरूरत है, तो इसका मतलब ये प्राकृतिक खेती उन लोगों के लिए सिर्फ है जिनके पास गाय है। जिन्होंने गाय नहीं है वो प्राकृतिक खेती ना करें। मैं क्या चाहता हूं, देश के सभी किसान प्राकृतिक खेती की करें। जब जीवामृत बनाने की बात आए तो एक एक किसान जीवामृत बनाए। कैसे बनाएगा? कुछ नहीं करना है, जंगल से मिट्टी लाना है, एक ड्रम में डालना है, आटा बेसन डालना है, और कोई नाप नहीं है यार। मरने दो, मरें जिएं, 2 किलो डालो, 4 किलो डालो, 1.5 किलो डालो, पाव भर डालो, जितनी खुराक होगी उतने जिंदा रहेंगे, शेष मरते रहेंगे, लेकिन कुछ तो जिंदा रहेंगे, वही काम आएंगे, ठीक है ना। तो ये है जीवामृत। अब प्रश्न आता है कि जीवामृत तो डाल दिया मैंने, जीवामृत मैंने बना भी लिया, जीवामृत डाल दिया, अब इस खेत में साफ जीवामृत डाल रहा हूं। तो जैसे भोजन मैं ड्रम में दे रहा था, देखना पड़ेगा कि इस खेत में उनका भोजन है। क्योंकि अब देखिए विचित्र हाल है, हमारी मनोदशा कैसी है। यूरिया से, पहले तो मेरे भ्रम क्या था, यूरिया से उत्पादन बढ़ता है, तो 50 साल तक यूरिया देते रहे।
अब क्या भ्रम पैदा कर दिया लोगों ने, जीवामृत से उत्पादन बढ़ता है। अब आपने जीवामृत देना शुरू किया। बहुत सारे किसान कहते हैं कि सर जीवामृत मैंने दिया तो 2 साल 3 साल तो फायदा किया, उसके बाद फिर गिर गया। हमने कहा फिर क्या दिया? बोले जीवामृत देते रहे। हमने कहा भाई जामन इकट्ठा रहेगा, पूरी बाजार से जामन इकट्ठा कर ले, दूध है ही नहीं तेरे पास, दही बना लेगा क्या? जामन तो साहब मैं पिछले 2 दिन से इकट्ठा कर रहा हूं, जामन तो साहब मेरे पास 25 लीटर हो गया, दूध तो तेरे पास चवन्नी भर नहीं है, दही बनाएगा? तो इस खेत में अगेन एंड अगेन माइक्रोब्स को क्यों इनाकुलेट कर रहे हो? अगर इनाकुलेट कर रहे हो तो देखो ये खाएंगे क्या, क्योंकि जब खाएंगे, जो ह्यूमस जब बनेगा तो ह्यूमस तभी बनेगा जब जैव पदार्थ, इस खेत में जैव पदार्थ डालेंगे, और जैव पदार्थ डालेंगे और जीव डालेंगे। अब जीव डाल दिए और जैव पदार्थ नहीं डाले तो भी कहानी ब्रेक। या आपने कहा कि नहीं साहब हम तो जैव पदार्थ बहुत डाले हैं, जीव नहीं डाले हैं, तो भी कहानी ब्रेक। ठीक है ना? दही बनने के लिए जामन और दूध दोनों की जरूरत है। तो अभी क्या है हमारे पास? अभी मेरे पास या तो जामन है, जैसे अब जीवामृत की कहानी में अब हम जामन को प्रेफर करने लगे, और उसके पहले हमारे पास क्या था? दूध था, यानी कि जैव अवशिष्ट था, जैव पदार्थ थे। इस समग्र कहानी को कोई भी ना समझ रहा है, ना कोई समझा रहा है। नंबर 2, हमने जीवाणु डाल दिए और हमने गोबर भी डाल दिया, जैव पदार्थ भी डाल दिया। क्या आप सोचते हो ह्यूमस बढ़ जाएगा? जमीन सूखी है, जमीन में मॉइस्चर नहीं है, जमीन के ऊपर आसपास खेत को कोई कवर करने के लिए पेड़ नहीं है। ये जानते हो जीव किसी चीज को कैसे खाते हैं? आपको सूखी रोटी दे देगी, प्यास लगी है, रोटी सूखी हुई पड़ी है आपके सामने, आप खा लेंगे? आपके तो दांत दिए ना भगवान ने, आप सूखी रोटी नहीं खा पा रहे। हां, अगर पानी रख दिया जाए तो पानी में भिगो करके लेई बना के खा सकते हैं, पी सकते हैं। आपको तो ईश्वर ने दांत दिए तब भी सूखी रोटी नहीं खा पा रहे। माइक्रोब्स को कौन सा दांत है, कैसे खा लेगा ये? तो ये जैव पदार्थ खाएगा तो जैव पदार्थ इसको खाने लायक माइक्रोब्स, आपका गोबर, आपका पत्ती, आपका रेजिड्यू खा सके, इसके लिए मनुष्य की कोई औकात नहीं है। इसके लिए फिर आपको नेचर के पास चलना पड़ेगा। कहां? प्रकृति का एक स्वरूप जिसमें पानी, गगन, वायु, अग्नि, नीर, यानी टेम्परेचर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, छाया भी है, जमीन भी है। ये भगवान का एक कॉम्प्लेक्स मिल करके इसको उस दशा में पहुंचाए। जैसे हमको जितनी चीजें मैं खाता हूं, इसमें भगवान का रोल नहीं है क्या? आपको जो कुछ भी खाने को मिलता है ये ईश्वर ही तो दे रहा है। आप अन्न के रूप में लें, दाल के रूप में लें, सब्जी के रूप में लें, फल के रूप में लें, दूध के रूप में लें, मांस के रूप में लें, अंडा के रूप में। अंडा बनने का प्रोसेस समझोगे ना जब, तो समझ में आएगा कि नेचर की एक भी इकाई अगर ब्रेक होती है तो मुर्गी की औकात नहीं कि अंडा दे ले। फसल की हैसियत नहीं, आप गेहूं बो के चले जाना, जलवायु अगर इसमें एक भी देवता रूठ गया ना, अगर पानी देव विष्णु रूठ गए या ब्रह्मा रूठ गए या शिव रूठ गए तो आपकी औकात है, वैज्ञानिकों की औकात है किसी की? लेकिन हम क्या है, हम इसी नशे में जी रहे हैं कि विज्ञान सर्वोपरि है। मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं, विज्ञान को सर्वोपरि मानो, लेकिन इस दर्शन को सर्वोपरि मानो। सबसे बड़ा ये है दर्शन और आध्यात्म का विषय। और दर्शन आध्यात्म अगर नहीं आता है तो मैं फिर बता दूं, नाटक खेलते रहो। जैसे रामलीला का मंचन नहीं होता है, हर साल राम बनता है, सीता बनती है, रावण होता है,
लेकिन ना कोई राम बना, ना कोई सीता बना, ना कोई रावण बना। वो तो किसके लिए? राम का पात्र कोई क्यों निभा रहा है? उसे राम से लेना देना नहीं है, उसे तो 2500 मिलते हैं 2 घंटे के। वैसे ही हम सब हैं। तो मित्र, प्रकृति मेरी माँ है, खेती दर्शन का विषय है, आध्यात्म का विषय है, पूजा का विषय है। मुझे धरती की, पानी की, पेड़ों की पूजा करनी है। और ये पूजा अगर मैं करना सीख गया तो हम नहीं जानते प्राकृतिक खेती। किसी ने कहा तुम प्राकृतिक खेती जानते हो? हमने कहा नहीं जानते। जीवामृत जानते? बोले नहीं जानते। बोले फिर यार तुम्हारी प्राकृतिक खेती कैसे हो रही है? बोले हमें जानने की क्या जरूरत है, भगवान जान रहा है ना, हमें क्या जरूरत है। और अगर मैं इस चीज को नहीं जानता हूं, जीवामृत जानता हूं, तो जानते रहो, कुछ होने वाला